तो MH1 एक्सप्रेस का काफिला पहुंचा है होडल। होडल में हमारे साथ सवार होंगे इस एक्सप्रेस में होडल से विधायक जगदीश नायर। क्या होडल से जनता से किए गए वायदे जगदीश नायर पूरे कर पाए हैं या फिर होडल की जनता से किए गए वायदे अभी तक अधूरे हैं, ये हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। होडल का रेनू बड़ा इतिहास रहा है। यहाँ से कभी कांग्रेस, कभी भारतीय जनता पार्टी, लगातार होडल की जनता ने परिवर्तन भी करके देखा है। होडल की जनता के लिए कितना क्या कुछ परिवर्तन हुआ है वो हम जानने की कोशिश करेंगे जगदीश नायर साहब से। हमारे साथ मौजूद है जगदीश नायर साहब। बहुत स्वागत है जगदीश जी आपका MH1 एक्सप्रेस में। धन्यवाद। तो MH1 एक्सप्रेस में सवार हो चुके हैं होडल से विधायक जगदीश नायर। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं वायदे जो जनता से किए गए थे पूरे हुए या फिर नहीं। जगदीश जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बहुत मेहरबानी आपकी। जी, मेरा पहला सवाल ये है, जगदीश नायर दलित राजनीति का बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन जगदीश नायर की उम्मीदें परवान क्यों नहीं चढ़ पाई, मंत्रिमंडल में जगह क्यों नहीं मिल पाई? ये विषय तो आप लोग मुख्यमंत्री जी से पूछें या पार्टी से पूछें। मेरे से संबंधित जो सवाल है वो मैं करूंगा। ये आपसे ही संबंधित सवाल है जगदीश। कहाँ कसर कमी कहाँ रह गई? क्या आला कमान आपको वो तवज्जो नहीं दे पाया जो मिलनी चाहिए थी, या आपकी वजह से कोई कमी रह गई? मुझे आला कमान ने पूरी इज्जत दी हुई है और मैं इसी इज्जत से खुश भी हूँ, लेकिन आला कमान समय समय पर फैसले लेती रहती है। अनुशासित लोग हैं। जो आला कमान ने फैसला लिया है मैं उस फैसले को अच्छा मानता हूँ, मंजूर करता हूँ। उनकी कोई मजबूरी हो सकती है, इसलिए मंत्री बनना ही कोई ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मुख्यमंत्री जी का जो आशीर्वाद मेरे ऊपर है मैं उससे बहुत खुश हूँ। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद आपके ऊपर पूरा है, आपका कहना है। होडल विधानसभा में पिछले 3-3.5 साल में जो काम हुए हैं उसको लेके आप संतुष्ट हैं या आपके हलके के लोग संतुष्ट हैं? मैं आपको बड़े गर्व के साथ कहना चाहूँगा, माननीय मनोहर लाल जी की सरकार जब से आई है मैंने 31 नई सड़कें उनसे मंजूर कराई हैं, जो लगभग 35-40 करोड़ रुपए की सड़कें हैं। नई 31 सड़कों की मंजूरी दिलाना, यमुना नदी पर एक बहुत बड़ा पुल बनवाना 210 करोड़ रुपए की लागत से, PSC सेंटर खामी में खुलवाना, PSC सेंटर बिडुकी में खुलवाना, हसनपुर के हॉस्पिटल को दोबारा तोड़कर बनाना, होडल के हॉस्पिटल को दोबारा तोड़कर बनाना, होडल के महाविद्यालय को दोबारा तोड़कर बनाना, ये बहुत बड़ा जो ना एक ऐतिहासिक बदलाव हमारे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और सारे काम पाइपलाइन में है, कुछ काम हो चुके हैं, कुछ काम होने जा रहे हैं। जगदीश जी, हम हसनपुर रोड पे ही हैं। एक पुल यहाँ भी बनना तय हुआ था और लोगों का ये सवाल भी है और आपके विपक्षी दलों का भी सवाल है। आपके हलके में जो लोग हैं वो पुल नहीं बना है, उसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। कौन से पुल की बात कर रहे हैं आप लोग? जमुना पे जो पुल बनना है। यमुना नदी का पुल चालू है, आप चल के देख लें, मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जी। यमुना नदी का पुल फिलहाल वर्किंग में है जी। और उसमें जो कुएं का काम है वो पूरा हो गया। सवाल यही है कि इतनी धीमी गति से बन रहा है, लोगों को उम्मीद थी कि आपके कार्यकाल में पूरा हो जाना चाहिए था। नहीं, मेरे कार्यकाल में पूरा हो जाएगा, जून 2024 के अंदर जी वो पूरा हो जाएगा। चुनाव से पहले पूरा हो जाएगा, ये भरोसा है मुझे, भरोसा है काम पे। नहीं, लेकिन ये सारे वायदे चुनाव से एंड पहले ही पूरे करने का टारगेट क्यों होता है जगदीश नायर जी? जनता इंतजार करती है। 2-2.5 साल अभी हम जितने भी विधायकों से मिले हैं, कमोवेश अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करती हूँ, सबका यही कहना है कि अभी हम कोरोना से जूझ रहे थे, अभी हमें इतना समय मिला है। बदलाव के लिए ही आपकी पार्टी को वोट दिया गया था। कांग्रेस के शासनकाल से जनता खुश नहीं थी, आप लोगों को दोबारा मौका मिला, लेकिन सिर्फ चुनाव का ही इंतजार क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। विकासकारी योजनाओं में समय लगता है। बीच में कोरोना आ गया, 2 साल हमें कोरोना ने बहुत तंग किया, पूरा देश तबाह रहा। कोरोना की वजह से आर्थिक जो हमारी स्थिति थी सरकारों की वो थोड़ा सा चरमरा गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने सारे कामों को पुनः चालू कर दिया। ये बहुत बड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी का कदम है। मुख्यमंत्री जी इतनी कठिन परिस्थितियों में भी विकास की गति को रोक नहीं पाए। मैं आपको मोटी मोटी बातें बताई हैं मैंने, वैसे विकास की बहुत योजनाएं हमारे क्षेत्र में लागू हुई हैं। लगभग जो मैंने मांगा था मुख्यमंत्री जी से वो सारा पैसा मंजूरी हो चुकी है। जगदीश जी, सबसे बड़ा सवाल जो होडल में पानी की निकासी को लेके
हर बरसात में 1 घंटे की बरसात और यहाँ फिर पानी घुटनों से ऊपर चला जाता है, 2 घंटे 3 घंटे उसके निकासी, खासकर कस्बे की हम बात करें होडल की, वहाँ भी यही हाल है। ये व्यवस्था बन क्यों नहीं पाई है? विपक्ष ये हमेशा हर चुनाव में ये मुद्दा भी बनता है, लेकिन वो समस्या हल नहीं होती। सीवर खराब होने की वजह से ये स्थिति यहाँ आ रही है। अब उसको ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई है। यहाँ हाई प्रेशर मशीनें खरीदी जा रही हैं, वो मशीन लेके आ रहे हैं और ये पानी की समस्या अब यहाँ नहीं रहेगी परमानेंट। पलवल में या होडल विधानसभा क्षेत्र में आप बात करें, ये जो सीवर की समस्या आपने बताया, नगर पालिका नगर परिषद में आरोप ये भी विपक्ष आपके ऊपर लगा रहा है कि क्योंकि आपके पसंद के अध्यक्ष नहीं है या आपके समर्थित अध्यक्ष नहीं है, इस वजह से काम रुकते हैं। ये लोगों की धारणा हो सकती है। मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जब से ये हमारे नगर परिषद के चुनाव हुए 15 करोड़ रुपए मंजूर करा चुका हूँ इस नगर परिषद के लिए। जी नायर साहब, मेरा सवाल एक बार फिर से थोड़ा सा सियासी है। जैसा मैंने आपको कहा कि मंत्रिमंडल में जगह ना मिला, आपने कहा कि मुझे आशीर्वाद प्रेम हमेशा मिलता रहा। हालांकि जो आपके समर्थक है या जो आपके चाहने वाले हैं उनको उम्मीद थी, और शायद इसलिए उसको बैलेंस किया गया निगम की जिम्मेदारी देकर। उस निगम के ज़रिए अगर मैं बात करूं तो किस तरह से आप योजनाओं का विस्तार कर रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा लोगों तक पहुंच रहा है, पहुंच भी रहा है या फिर नहीं? क्यों नहीं पहुंचता है? आज मैंने इसी गांव में, जिस गांव में आप चल रहे हो, बेड़ा गांव में, नई 2 सड़कें दी है। इनकी फिरनी को पक्का बना रहे हैं सारी को, तो लोगों तक विकास पहुंचेगा। 31 नई सड़कें बनाई हैं। 62 गाँवों को जोड़ने का काम वो सड़कें करेंगी। 62 गाँवों का आपस में लिंक करेगा, तो ये निश्चित तौर पर लोगों को फायदा होगा। ठीक है, जगदीश नायर को मंत्रिमंडल में जगह ना देना, मेरा सवाल फिर निगम की जिम्मेदारी देना, क्या वो एक बैलेंस किया गया? कहीं ऐसा था कि जगदीश नायर के अंदर कोई पीड़ा ना हो और वो पीड़ा सतह पर आ जाए? जैसा कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं प्रदीप जी कि अब तक अगर हम फरीदाबाद की बात करते हैं तो मनभेद और मतभेद दोनों हैं, कहीं वो सतह पर ना आ जाए इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। या इस मुस्कुराहट के पीछे कोई तकलीफ है जो हमें नहीं दिख रही है अभी? नहीं, ऐसा नहीं, मैं बिल्कुल खुश हूँ। ये मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति होती है, उनकी मेरिट होती है। वो किसको अपनी मेरिट में डालें, किसको ना डालें। हो सकता है कोई मेरे अंदर उस मेरिट के लायक नंबर नहीं हो, ऐसा हो सकता है। मैं जिस दिन मेरिट में आ जाऊँगा, और लेकिन उदयभान से मुझे कभी डर नहीं लगा। वो चाहे प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उदयभान को हराना मेरे लिए बहुत आसान होता है। यहाँ की जनता मुझे जो प्यार देती है, जब जब उदयभान जी को ताकत मिलती है, जब जब जनता मुझे ताकत देती है। उदयभान जी को कांग्रेस ने ताकत दी है, जनता ने ताकत नहीं दी है। जनता ने मुझे ताकत दी है, और यहाँ का युद्ध अब की बार देखने लायक होगा। सबसे आपने लगातार गांव की बात की है, गांव के विकास की बात की है। सड़कों की हालत आपने, अभी हम जिस रोड पे चल रहे हैं वहाँ भी, और इसके अलावा भी विपक्षी आप दावा कर रहे हैं कि आपने 32 सड़कें बनाई हैं या 36 सड़कें बनाई हैं। विपक्ष ये कहता है कि सड़कों की हालत जितनी होडल में ख़राब है उतनी पूरे प्रदेश में कहीं भी ख़राब नहीं है। विपक्ष का काम है अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। मैंने आपसे कहा है कि अभी 25-25 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे विधानसभाओं में दिया, जिसके टेंडर लग चुके हैं। जिस सड़क पर हम चल रहे हैं इसका भी टेंडर लग गया, और ऐसी हमारी लगभग 25-30 सड़कें हैं जिन पर हम लोग टेंडर लगा चुके हैं, और टेंडर लगने के बाद कुछ ही दिनों में काम चालू हो रहा है। मैं दोबारा आपको निमंत्रण दूंगा, 1 महीने बाद ज़रूर आप आएँ, फिर सड़कों की हालत देखें। विधायक जी, मैंने परिवहन मंत्री जी भी जब इस बस में सवार थे MH1 एक्सप्रेस में, और क्योंकि ये सियासी शो है, मैंने उनसे पूछा था कि 90 हलकों में से लगभग सारे हलके ऐसे हैं जहां शाम को गांव में 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद रोडवेज की कनेक्टिविटी नहीं है। होडल का भी यही हाल है। लोगों को अगर इमरजेंसी हो, कहीं आना हो जाना हो, कनेक्टिविटी के लिहाज से ये हल्का भी उतना ही पिछड़ा हुआ है जितने और हल्के पिछड़े हुए हैं। इसको लेके कोई काम किया गया है या कोई योजना है ताकि लोगों को कम से कम देर सवेर आना जाना पड़े तो वो रोडवेज की बस की सुविधा उसे मिल सके? रोडवेज की बस जैसे हमारे बेड़े में नई बसें आ जाएंगी तो हमारे जो गाँवों के लिंक रोड हैं उन पर बस चलाने के लिए हमने रूट तय कर रखे हैं। अगले 1 महीने में 2 महीने में जो भी बसों की हमारी संख्या बढ़ेगी, मेरे क्षेत्र में भी निश्चित तौर पर यहाँ हम उनको लगवाने का काम करेंगे। मैंने माननीय मंत्री महोदय जी से यस किया हुआ है, करा रखा है, और ये बसें हमारे सारे रोडों पर दौड़ेगी। रोडों की हालत सुधरने के बाद हम सारे रोडों पर जो लिंक करेंगे गांव टू गांव,
उन पर बस चलवाने का काम किया। आपने कहा कि आप उदय भान से डरते नहीं हैं, उदय भान जी से आप डरते नहीं हैं, प्रतिद्वंदी मानते हैं उनको। कभी ऐसा महसूस हुआ कि हम एक ही समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं? आपने कहा जनता आपको ताकत देती है, उनको आला कमान ताकत देता है। कहीं ना कहीं आला कमान से जो उम्मीदें थी वो आपकी पूरी नहीं हुई, आपके समर्थक निराश हुए। प्रतिद्वंदिता का भाव कहीं कहीं है जगदीश नायर के मन? नहीं, मेरे अंदर प्रतिद्वंदिता का भाव तो, मैं उदयभान जी अपनी पार्टी से हैं, मैं अपनी पार्टी से हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे प्यार दिया हुआ है, उदयभान जी को प्यार नहीं मिला। प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, मैं मानता हूँ, बड़ा नेता है, मैं भी सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उनसे जो डरा हुआ बैठा हूँ। ठीक है नायर साहब, गांव में पहुंच रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, सरपंचों को क्यों नहीं समझा पा रहे कि टेंडरिंग का विरोध करना छोड़ दें? सड़कों पर उतर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब से कितनी बार की बातचीत हो चुकी है, अभी तक कोई हल नहीं हो पाया है। बात या आश्वासन जो आप देना चाहते हैं आप लोग, वो उन तक क्यों नहीं पहुंच रही है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख का और बढ़ा दिया उनका पावर। मान नहीं रहे हैं वो। मेरे क्षेत्र में तो अभी ऐसा मुझे नहीं लग रहा, कोई सरपंच नहीं मान रहा, सारे काम कर रहे हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो सारे सरपंच अपना काम कर रहे हैं, टेंडर लगा रहे हैं और काम करना चालू कर दिया। जो सड़कों पर हैं जो सरपंच, आखिर क्यों नहीं मान रहे? सरकार क्यों उन तक अपना मैसेज नहीं पहुंचा पा रही? ये रोहतक साइड का सरपंच ज़्यादा रोड़ा मचा रहा है। हमारे एरिया का ब्रिज के लोग ठंडे होते हैं और ये अच्छे लोग होते हैं। ये इधर का आदमी कोई संघर्ष नहीं कर रहा, ना कोई रोड़ा मचा रहा, ये सरकार के साथ है। 100% रिजल्ट पहले भी दिया था पलवल जिले ने, और 100% रिजल्ट देने की आगे भी उम्मीद करता हूँ। आपने कहा ब्रिज के लोग ठंडे होते हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा और फिर राहुल गांधी के साथ जो प्रकरण हुआ उसके बाद जो है उदयभान जी, कांग्रेस एग्रेसिव मोड में है, उनको ये लगता है या उदयभान एग्रेसिव मोड में है और लगातार हमले बोल रहा है विपक्ष के नाते सरकार के ऊपर। उसको किस तरह, कार्यकर्ता तो जुड़ रहा है कांग्रेस का, कांग्रेस को ये लग रहा है कि हाँ एक ऐसा मुद्दा हाथ आया है जिससे उनकी नाव जो है वो पार हो सकती है। देखिए, उदयभान जी के बोलने से कोई धरती नहीं हिल जाती है। उदयभान जी अपनी मर्जी से क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं मैंने तो सुना भी नहीं है, अभी आपने सुना होगा, लेकिन हमारे एरिया में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब हमारे एरिया में फर्क नहीं है तो शायद हरियाणा में भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यात्रा का कोई फर्क फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो यात्रा निकाली गई, हमारे एरिया में, मैं होडल की बात कर रहा हूँ, मेरे एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ा। गाँवों से कोई लोग नहीं गए, उनके कार्यकर्ता जरूर इकट्ठे हुए होंगे, लेकिन हमारे एरिया में पता ही नहीं लगा यात्रा कहाँ से गई, कब गई, कैसे गई, आई नहीं यात्रा इधर। हल्के से प्रदेश अध्यक्ष होना किसी एक पार्टी का फर्क तो डालता है। बहुत बड़ी बात है, मैं भी मानता हूँ, बड़ा नेता का रूप है, लेकिन नेता और जीतने में बहुत बड़ा अंतर होता है। नेता पार्टी बनाती है और जीत जनता देती है। तो आपको भी तो समीकरण बदलने होंगे, उस हिसाब से अपनी नीतियाँ बदलनी होगी, काम की रफ्तार बढ़ानी होगी। मैं बता दी, हरियाणा में मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता, हरियाणा में मेरे मुकाबले 2 दिन में विधानसभा क्षेत्र का दौरा खत्म करना, एक एक गाँव में जाना, मेरी मेहनत का मुकाबला हरियाणा में जल्दी से कोई नेता नहीं कर सकता। ये मुझे अपने ऊपर गर्व है इस बात का। ये जो आप कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं अन्य विधानसभा क्षेत्रों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है, इस बार आपको उम्मीद है कि जो अथक मेहनत आप कर रहे हैं उसका फल अगली बार मिलेगा मंत्री पद के रूप में? मुझे बहन जी, मैं कभी मंत्री अब आप डिप्लोमेटिक आंसर करेंगे, मुझे फल की आशा नहीं है, मैं करता हूं। नहीं, मैंने कभी मांगा भी नहीं और मांगूंगा भी नहीं, मुझे बिगर मांगे दिया है। आपके समर्थक तो चाहते हैं, मेरा समर्थक जरूर मुझे मंत्री देखना चाहता है और मुझे मंत्री कहते हैं। मैं चेयरमैन बना दिया, मुझे कोई चेयरमैन नहीं कहता, मेरा समर्थक मुझे मंत्री कह के पुकारता है। माननीय चौधरी बंसीलाल जी ने मुझे बगैर मांगे मंत्रालय दिया, चौटाला साहब ने मुझे बगैर मांगे मंत्रालय दिया, खट्टर साहब ने मुझे बगैर मांगे चेयरमैन ही दी। मैं कभी नहीं मांगता अपने लिए कुछ, मुझे बगैर मांगे दिया। जब मुझे देगी मेरी आला कमान या माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुझे देंगे तो बगैर मांगे देंगे, मुझे उम्मीद है इस बात जी। नायर साहब, लेकिन कभी एक खलिश सी होती है कि अगर शायद, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे विकास कार्य आप अभी भी करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता था कि अगर हम खासतौर पर दलित समाज की बात करते हैं कि अगर वो मंत्री पद आपको मिलता, कुछ और विकास के काम जो आप अभी नहीं करवा सकते वो तब करवा सकते थे। मंत्रालय होता तो इलाके का और ज्यादा विकास होना चाहिए था। मैं भी कहता हूँ इस बात को, मंत्री की पावर अलग होती है, विधायक की पावर अलग होती है। मंत्री होता तो इस क्षेत्र का विकास आगे बढ़ता, दलित भाइयों का सम्मान आगे बढ़ता,
इस बात को मैं भी कहता हूँ, ये सच्चाई है, इसको कोई नहीं झुठला सकता। एक विधायकों की हमेशा एक शिकायत रही, दोनों टर्म में रही, पिछले टर्म में भी रही 2014 से 19 तक, और 19 से अब 24 आने वाला है, तो आप चुनावी साल में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन विधायकों की और सांसदों की हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ये शिकायत रही कि अफसर सुनते नहीं है, अधिकारी जो है ना वो सुनते नहीं है, उनकी बात नहीं मानते हैं, या अगर वो कोई काम करवाना चाहते हैं तो अफसरों के मार्फत तो कम से कम नहीं हो पाता है। तो ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नेगेटिव जो इमेज क्रिएट करने वाली बात होती है। बिल्कुल, आप इस बात को अपनी तरफ से ठीक कह रहे हैं, मैं मानता हूँ। कुछ विधायकों को दिक्कत आ रही है जो नए बने बेचारे। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, मैं पुराना विधायक हूँ, मैं काम कराने के तरीके जानता हूँ, किस तरीके से काम होना चाहिए, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर कोई अफसर अपनी मनमानी करता है तो मैं उसको आसानी से काबू में कर लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये जो गुर है, आपने कहा कि मैं प्रशासनिक अधिकारियों को काबू में कर, ये गुरु नए विधायकों को क्यों नहीं सिखाए जाते? नए विधायकों को जब मैं नया एक प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके लिए भी होना चाहिए। नया जब मैं भी नया था तो मुझे भी रास्ता देखने में बहुत समय लगा था। अनुभव धीरे धीरे होता है, जब जैसे अनुभव हो जाएगा काम अपने आप होने लगते हैं। अपने आप जो ना जो सरकारी अधिकारी हैं वो इमेज के साथ काम करते हैं। और किसी नए विधायक को दिक्कत आती है, कई बार वो गैर कानूनी दबाव बनाता है कि भाई नहीं ये होना चाहिए। कानूनी तौर पर जो काम होने लायक है अधिकारी उसको करते हैं, और जो नहीं होने लायक है उसको नहीं करते। नायर साहब, एक बड़ी समस्या पेश आती है जब भी जनता से हम मिलते हैं। जनता का ये कहना है कि सरकार योजनाएं चला देती है, क्रियान्वयन की जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों पर होती है, संबंधित विभागों की होती है, लेकिन जो चीज़ें धरातल पर आनी चाहिए वो धरातल पर नहीं उतरती हैं। ये एक बड़ी समस्या है जो कम्युनिकेशन गैप की वजह से भी होती है और क्रियान्वयन में कमी की भी होती है। तो इसको कैसे आप दूर करेंगे? नहीं, इस बात के लिए मैं आपकी से एग्री हूँ कि कुछ अधिकारी योजनाओं को लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता लगता है कि ये अधिकारी अपना इसका काम करने का तरीका रवैया ढीला है तो उसका सीधा सा स्वभाव है, उसको समझाते हैं, समझाने के बाद भी नहीं मानता, उसका तबादला कर दिया जाता है, दूसरे अधिकारी से उसका काम ले लिया जाता है। जो अधिकारी बिल्कुल ही नहीं करना चाहते तो उनके खिलाफ जो कानूनी प्रावधान बनाए उसके तहत उनको सज़ा दिला दी जाती है। लेकिन ये प्रशासन और प्रशासनिक शक्तियाँ चलाने का तरीका अपना अपना होता है। जैसे योगी साहब अपने तरीके से चला रहे, खट्टर साहब अपने तरीके से चला रहे, जगदीश राय होडल में अपने तरीके से सिस्टम चलाता है। अपना अधिकारियों का चलाने का तरीका अपना अपना सबका अलग होता है। सिस्टम चल रहा है आपका? मेरा सही चल रहा है। जगदीश जी, हम गांव से निकल रहे हैं, खेतों का रास्ता है, इधर खेत हैं, सिंचाई के पानी को लेके लोगों की बड़ी शिकायतें हैं। होडल विधानसभा क्षेत्र में सिंचाई के पानी को लेके लोगों में आक्रोश भी है, शिकायतें भी आती है। हमने भी कई जगह बातचीत की आपसे मुलाकात से पहले, तो सिंचाई के पानी का एक बड़ा मुद्दा हमेशा रहा है, लोगों का भी और विपक्ष का भी। इसका मुख्य कारण ये रहा कि प्रदेश और देश के अंदर कांग्रेस की सरकारें रही हैं। कांग्रेस ने कभी किसान के भले के लिए नहीं सोचा। अब तो 10 साल हो गए। अब हाँ, मैं यही तो बता रहा हूँ। 10 साल में मैं तो अभी विधायक बन के आया। पिछली बार भी जो है ना यहाँ गलती से उदयवान जी विधायक थे, मैं जो है ना विपक्ष में आ गया था। तो कांग्रेस की सरकारों की वजह से ये क्षेत्र पिछड़ा है। जब से मैं यहाँ आया मैंने अपने रजवाओं को, जो कई रजवा हैं उनको पक्का भी करवाया है। दूसरे रजवाओं के लिए मैं दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से पक्का कराने की अपील कर रहा हूँ। नए रजवा खुदवाने की भी अपील कर रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो अगली बार इस समस्या का भी समाधान कर देंगे। मेरे क्षेत्र की जो समस्या सिंचाई की ये नहीं दिखाई देगी, अगली समय लगता है समस्या को सुलझाने। लेकिन सवाल यही है जगदीश जी कि हम बुनियादी समस्याओं से अभी तक पार नहीं पा पाए। हम विकसित देश या विकसित प्रदेश की बात कैसे करेंगे? बिजली, पानी, सड़क, यानी रोटी, कपड़ा और मकान। अभी तक प्रदेश या गांवों की जनता जो है इन्हीं में उलझी हुई है। हम कैसे ये मान लें कि तरक्की की राह पर या विकसित होने की राह पर हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे? आज हमें इस बात का बड़ा दर्द होता है कि हम रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार के लिए तरसते हैं। ये समस्या बहुत दिन पहले ख़त्म हो जानी चाहिए थी। कांग्रेस का राज लगभग इस देश के अंदर 50-55 साल रहा है। 50-55 साल में कांग्रेस ने सारी व्यवस्थाएं बैठा दी। ये व्यवस्थाएं सारी कांग्रेस के समय में ठीक हो जानी चाहिए। बीजेपी का राज तो आज 8 साल हुआ है, 9 साल हुआ है। 9 साल में जो हो गया 70 साल में नहीं हुआ। यदि ये ऐसे चलता रहा। आपकी सरकार का एक बड़ा दावा नौकरियों में पारदर्शिता को लेकर, आप कहते हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची के आपकी सरकार में नौकरियां मिली।
कांग्रेस लगातार इस बात को उठा रही है कि अब पर्ची नहीं, अब सूटकेस चलते हैं, अब खर्ची नहीं सूटकेस चलने लग गए हैं। ये एक विपक्ष की ओर से हर जनसभा में, हर छोटी बड़ी जो है लोगों की मीटिंग में ये एक बात उठाई जा रही है। कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई पिछले दिनों में, उसके बाद से ये मुद्दा भी बना। देखिए, जब से सृष्टि रची है गलतियां होती रहती हैं। मैं मानता हूँ हमारी सरकार के अधिकारियों पर भी गलती हो जाती है, लेकिन सरकार के मंत्री और नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री पर सरकार कोई की तो गलती जीरो नहीं। टॉलरेंस की नीति है ना नायर साहब। नहीं, ऐसे गलतियां आप बर्दाश्त कैसे करेंगे? गलतियां जो गलती की है उनको बंद कर दिया, अंदर कर दिया, उनकी नौकरी से उनको हाथ धोना पड़ गया। लेकिन कांग्रेस के समय में जो लूटमार होती थी, भाई जो पैसा देगा वो नौकरी पाएगा। HES तरीके की नौकरियां पैसे देकर लगा करते थे कांग्रेस के समय में। आज गरीबी का बच्चा लग रहा है नौकरी, जो बच्चा अपना टेस्ट पास कर रहा है वो लग जाता है। कोई इक्का दुक्का उदाहरण आपने कहीं सुना है सूटकेस वाला? तो मैंने तो कहीं सुना नहीं अपने हल्के में। हमारे क्षेत्र में जितने भी बच्चे लगे, बेचारे गरीबों के बच्चे लगे, जिन पर खाने को अनाज नहीं था, जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी, जो MLA तक को नहीं जानते, वो लड़के लग गए। ठीक है नायर साहब, दिल्ली NCR से लगा हुआ क्षेत्र है, कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात लगातार हम कर रहे हैं, आपने रोजगार की भी बात की है। क्या रोड मैप है बेरोजगारी को दूर करने के लिए, या आपके हल्के के जो बेरोजगार युवक है कनेक्टिविटी बेहतर हो सके, रोजगार के साधन और ज़्यादा हो सके, इसके लिए क्या रोड मैप है? इसके लिए हम अपने क्षेत्र में औद्योगिक जो ना विकास कराना चाहते हैं। मेरे क्षेत्र में औद्योगिक विकास हो रहा है, जैसे JCB अपने बंचारी के अंदर कंपनी लगी है जो बसों का बनाने का काम करेगी, JBM कंपनी, और कंपनियां, ढेर सारे लोग जो ना ज़्यादा मात्रा में यहाँ ज़मीनें खरीद रहे हैं, कंपनियां आ रही हैं। मैं बार बार विधानसभा में कह रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में आप जो ना उद्योग घोषित करें, उद्योग लाएंगे और लोगों की बेरोजगारी को काबू करेंगे। सरकारी नौकरी से लोगों की पूर्ति होने वाली नहीं है। नायर साहब, आप बड़ा नेता भी मानते हैं और आप ये कहते हैं कि आपके विरोध में एक बड़ा नेता है, लेकिन आप उनसे डरते भी नहीं हैं, ये भी कह रहे। लोकसभा चुनाव में 1 साल बचा है और उसके तुरंत बाद कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव सिर पे है। क्या आप इस तरह का क्या आश्वासन अपने हलके के लोगों को देना चाहेंगे कि आप जिन्हें बड़ा नेता मान के चल रहे हैं उनके मुकाबले आप पे भरोसा करें? उदयवान जी, उस दिन भी बड़े नेता थे जिस दिन मैं शुरुआत करी थी मैंने राजनीति में। बड़े नेता को ही जो है ना उस दिन जनता ने पछाड़ा था, मैंने नहीं पछाड़ा था। और आज भी उदयवान जी बड़े नेता हैं मेरे लिए। मैं मानता हूँ भाई पूरी कांग्रेस के मालिक हैं। आज पूरी कांग्रेस होडल से चुनाव चलेगा, पूरी कांग्रेस लड़ेगी मेरे से चुनाव, लेकिन मुझे अपने होडल की जनता पर इतना भरोसा है। हमेशा जब मैं कमजोरी में आता हूँ जनता मेरे साथ खड़ी हो जाती है, मुझे पता भी नहीं लगता जनता मुझे ऊपर ले आती। नहीं, उस भरोसे की वजह क्या है? क्या आप ऐसा आपके अगले 1 साल के अंदर क्या प्लान ऐसे हैं कि लोग फिर से भरोसा करें आप पे? उसे मैं भी नहीं समझ पाता कि ये जनता मेरे पर कितना भरोसा क्यों कर रही है। मेरे को जब इतना प्यार देती है जनता, मेरा नुकसान होता है जनता उसे अपना नुकसान मान लेती है, और जनता हद से ज़्यादा मेरे को लाइक करती है, तो वो जनता का अपना आशीर्वाद है या भगवान का आशीर्वाद है या जनता का प्यार है। मैं तो यही कहूँगा कि जनता का मेरे ऊपर अटूट प्यार है जिसमें भगवान का भी आशीर्वाद है। दलित समाज के लोगों के लिए जगदीश नायर क्या करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं कर पाए? खास तौर पर, हालांकि ये पूरा विधानसभा क्षेत्र आपका है, सारे लोग समान है, लेकिन एक समाज की जो बात होती है, जगदीश नायर साहब क्या नहीं कर पाए हैं आप? मैं अति दलित समाज के लोगों के लिए, वो नौकरियों के लिए SCA कोटा बहाल कराना चाह रहे हैं, उनका SCO कोटा बहाल कराएंगे अपनी सरकार में। ये हम इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ दलित समाज के लोग रहते हैं उनके लिए बारात घर बना रहा हूँ। मैंने लगभग 50-60 बारात घर अपने बनाए हैं दलित समाज के लोगों के लिए, और भी बनाने जा रहा हूँ। मेरी सोच है कि हर गांव में दलितों के लिए बारात घर बनाए जाएं, ताकि वो अपनी शादी, बहन बेटियों की शादी आसानी से कर सके, बगैर खर्चे के कर सके। आज बारात घरों में जाते हैं शहर के अंदर, तो बारात घरों की बहुत ज़्यादा कीमत होती है, वो वहाँ अपनी शादी नहीं कर सकते। मैं जो बारात घर बना रहा हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र में दलितों के लिए, वो इतने सुंदर बना रहा हूँ ताकि वो अपनी शादी विवाह वहाँ कर सके। तो ये थे जगदीश नायर, होडल से विधायक, कह रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है कि वो किसी प्रतिद्वंदी से नहीं डरते हैं। हालांकि उदय भान जी को प्रतिद्वंदी वो मानते हैं, कई बार उनका जिक्र कर चुके हैं। आने वाले चुनाव में
जनता उन पर अपना प्यार किस तरह से देती है और जो वायदे उन्होंने जनता से किए थे अभी उन्हें पूरा होने में लगभग तकरीबन 1.5 साल का और समय है। अब ये समय जनता उन पर और कितना ज़्यादा अपना विश्वास रखती है और आशीर्वाद देती है और जो उनके प्रयास हैं वो जनता तक इस 1.5 साल में कितने ज़्यादा पहुंच पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए MH1 एक्सप्रेस में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश नायर जी हमारे साथ एक्सप्रेस की सवारी के लिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद।